हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। सो हम लोग जीव विज्ञान का फर्स्ट जो था डे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड डे में जैव विकास एवं आनुवांशिकी गुणसूत्र चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। जैसे लोअर एग्ज़ाम दिया हुआ है कृषि प्राविधिक, UPSSSC हाई होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, लोअर एग्ज़ाम व्यायाम प्रशिक्षण, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर हैं। और आज हम लोग ये जैव विकास एवं आनुवांशिकी गुणसूत्र चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया हुआ एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होते हैं। तो क्या होते हैं? तो एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। हंसिया कोशिका, रक्त अल्पता जिसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ये किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, कौन सा? तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, महिलाओं में पुरुषों की तुलना बहुत कम होता है। टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं टर्नर सिंड्रोम में? तो 45 क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। किसके रूप में? आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक तौर पर। यह हो जाएगा बीटी कपास। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन जो है किस जीवाणु सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन ये कवक से प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध डॉली भेड़ जो है किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए? प्रसिद्ध डॉली भेड़ जो है क्लोनिंग तकनीक से वो अस्तित्व में आई। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें DNA इंसर्ट किया जाता है या हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, वह क्या होता है? कौन सा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसमें DNA इंसर्ट किया जाता है? तो जीनोम एडिटिंग। पैतृकता का निर्धारण अब संभव है किसके द्वारा? तो DNA जांच के द्वारा। अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट सिद्ध करता है कि जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किसके जांच में स्वीकार किया जाता है? तो DNA के जांच में। जिन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। जिनके भीतर जो अनुक्रम आधार होता है वो उत्परिवर्तन कहलाता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन तो ह्यूगो डी व्रिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे। अगर पुरुष वर्णांध है और महिला सामान्य है तो पुत्रियों के पुत्रों में वो लक्षण दिखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वो कौन सा है? तो मेंडल ने किस पे वंशागति नियमों का उपयोग किया है? तो गॉर्डन पी पे, मटर पे। यौन संबंधित आनुवांशिक रोग कौन सा है? हीमोफिलिया होता है। डायनासोर्स पाए जाते थे किस युग में? तो मेसोजोइक युग में डायनासोर्स। एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है तो क्या है? तो DNA जो है एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। RNA
एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई किसको जानते हैं? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई के रूप में जीन को जाना जाता है। जीन क्या गठन करती है? कौन सी एक चीज़ है जो जीन की गठन करती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है जीन का गठन करती है। नेक्स्ट दिया है कि नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार? तो यूरेसिल। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन। किसको? तो जो सामान्य कोशिका होती है उसमें डीएनए और आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए को प्रमुख रूप से किस कोशिका में संग्रहित किया जाता है? तो नाभिक में। डीएनए कहाँ संग्रहित रहता है? तो नाभिक में। नाभिक के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? जो न्यूनीकरण विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं मनुष्यों में? 23 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि पॉलीसोम के राइबोसोम की मुख्य भूमिका होती है। पॉलीसोम के राइबोसोम की तो एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। केंद्रीय डॉग्मा के लिए सही क्रम है। केंद्रीय डॉग्मा के लिए सही क्रम क्या होगा? तो डीएनए प्रतिकृति, उसके बाद एमआरएनए प्रतिलेखन, फिर प्रोटीन स्थानांतरण। मानव लिंग गुणसूत्रों बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं। जहाँ पर XX होगा तो वहाँ पे लड़की होगी। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो XX से। एक मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं कितना? तो वही 23 जोड़ी या 46। पुरुष के पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो X और Y। झिल्लीदार गर्दन जिसको वेब्ड नेक कहते हैं अभिलक्षण है किसका? टर्नर संलक्षण का। संलक्षण का। नेक्स्ट देखते हैं, जो हिन जियो नाम के एक अमेरिकी कोशिका अनुवांशिकी विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया था जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया? तो 1956 में। अब ये याद रखिए कि जो गुणसूत्रों की सटीक संख्या जो 46 है ये कौन बताया है? तो जो हिन जियो। नेक्स्ट है, एक मेंडेलियन विकार नहीं है। मेंडेलियन विकार नहीं है तो टर्नर सिंड्रोम जो है मेंडेलियन विकार नहीं है। मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक इकाई की खोज किसने किया है? तो ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल की आनुवांशिकता का मूल नियम किस सब्जी पे? तो वही मटर पे। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। क्या संचय होता है विल्सन रोग में? कॉपर। और ये आनुवांशिक रोग है विल्सन। विल्सन रोग का लक्षण क्या नहीं हो जाएगा? तो रतौंधी विल्सन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो जेनेटिक्स, वही आनुवांशिकता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हीमोफीलिया का लक्षण होए क्या होता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का न जमना। पुनेट स्क्वायर में क्रॉस कैपिटल A और स्मॉल a b b x और a b b के साथ साथ कितने a कैपिटल B और स्मॉल b जीनोटाइप बनेंगे? तो ये 4 बनते हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। किसको? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने।
किस काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? तो पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है किसको? आनुवांशिक गलती को। जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक क्या होता है? प्रवसन, प्रवसन होता है। एक आनुवांशिक विकार नहीं है, एड्स जो है आनुवांशिक विकार नहीं माना जाता है। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में लुप्त हो गए थे? तो क्रेटेशियस, याद रखेंगे डायनासोर का अंत हुआ क्रेटेशियस युग में, और वही शुतुरमुर्ग पाए जाते थे पुरापाषाण काल में। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रस्तावित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उद्विकास का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है किसको? तो नूतन जीवी महाकल्प को, सीनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो ये लुइस अल्वारेज की, लुइस अल्वारेज की ये देन है। डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप? तो उल्कापिंड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। एक अवशेषी अंग है, एपेंडिक्स जो होता है एक अवशेषी अंग है। प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्न में से किसका कथन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर की, हर्बर्ट स्पेंसर की। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है नीचे एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एवं एक स्थान से शुरू होता है, वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, उसे क्या कहेंगे? अनुकूलीकरण। भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो वह वधामना महाराष्ट्र का, जहाँ पे डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था। निम्न में किसने सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई है? ये बोले हैं JBS हॉल्डेन, JBS हॉल्डेन। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर कोशिका, उत्तक एवं अंग। दिया हुआ है माइटोटिक सेल डिवीजन जो है किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज चरण में, एनाफेज चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कोशिका में पाचक थैली कहलाती है, तो लाइसोसोम कहते हैं पाचक थैली को। जीवों में से कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। जीवों में जो है बैक्टीरिया की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है अनुलेखन के दौरान DNA का वह स्थान जहां RNA पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? तो उसको प्रोमोटर कहते हैं। भ्रूण के जो किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? तो फीटस। ठीक है, जब भ्रूण फीटस चरण में आता है तो सभी अंगों का पहचान किया जा सकता है। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो डिंबवाहिनी नली जो होता है प्रजनन प्रणाली का हिस्सा में नहीं आता है। फलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है, तो क्या कहते हैं इसको? ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है फलोपियन ट्यूब को काटना। नेक्स्ट कोशिका का शक्ति गृह सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो नाभिक कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में राइबोसोम को जाना जाता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को कहा जाता है जो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो थक्के का गठन होता है
कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति में, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स कोशिका है उसके कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन्हीं कोशिका को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो वो कोशिका कौन सी होती है, युग्मनज। मानव शरीर का वह भाग जो ऑस्टियोपोरोसिस अस्थीय सुश्रिता से प्रभावित होता है, तो वो हड्डियां जो होती हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती हैं। पशु कोशिका में नहीं होती, काय कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक क्या होता है, फोलिक अम्ल। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए फोलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, कठोर जल में उपस्थित है क्या, कैल्शियम उपस्थित होता है। कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। हृदय में, मानव हृदय में कितनी कक्ष होते हैं, 4 होते हैं, चैम्बर होते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना दी गई किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है, क्यों, क्योंकि अभी तो ऊपर पढ़े कोशिका भित्ति प्रकार से यानी नहीं पाया जाता है पादप में। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और दिया हुआ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में प्रत्यस्थ प्लास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्नायु या लिगामेंट कहते हैं। वयस्क मानव में होती है तो 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में। नेक्स्ट है, स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिका की रचना की है। किसने स्टेम सेल्स से की है मनुष्य की लीवर की कोशिकाओं की रचना, जापान के वैज्ञानिकों ने। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया गया है, केंद्रक झिल्ली के साथ केंद्रक वाली कोशिका को तो यूकैरियोटिक कोशिका में दिया गया है नाम। विशालकाय प्राणियों में कोशिकाएं होती हैं, अरबों कोशिकाएं होती हैं। समसूत्री विभाजन के बारे में सत्य कथन क्या है, तो गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की। तो किसने, किस वैज्ञानिक ने किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या, तो जॉर्ज ई पैलाडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है, तो कुंड नाम से जानी जाती है। कोशिकांग राइबोसोमल जो आरएनए और प्रोटीन से बना होता है तो राइबोसोम बना होता है। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में 2 संतति केंद्रकों के बीच फ्रग्मोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है, क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। एक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग का 2 संतति कोशिका में विभाजन क्या कहलाता है, तो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। जब एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य को 2 संतति कोशिका में विभाजन होता है तो साइटोकाइनेसिस। एंटोन वान लीeuwenhoek ने एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की खोज की थी, कब, 1674 में। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो सूत्रकणिका जो होती है वो पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोशिका की उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है, तो उसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन क्या है, तो कोशिका झिल्ली जो होता है कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। कौन सी कोशिका जिन्हें न्यूरिलीमा कोशिकाएं भी कहा जाता है, पीएनएस में मुख्य ग्लियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती हैं, उन्हें कहते हैं श्वान कोशिकाएं। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। निम्न अंगक स्वयं की
प्रतियां बना सकता है। कौन सा अंगक? तो सूत्रकणिका जो होता है स्वयं की प्रतियां बना सकती है। निम्न में बताइएगा कि कोशिका द्रव्य के विभाजन के रूप में जाना जाता है किसको? कोशिका द्रव्य विभाजन को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रुडोल्फ लुडविग कार्ले विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमोनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव है? तो 1855 में। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जो भी केंद्रक पदार्थ बिना झिल्ली के होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ईगोटर एफ ग्रेंडल ने किस वर्ष में वसा यानी लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होती है? तो ये 1925 में। उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? सैफ्रेनिन का प्रयोग होता है। उस कोशिका की पहचान करें जो अमीबीय आकार की होती है, उसे कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट दिया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से किसका निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की? तो कार्क के टुकड़ों का निरीक्षण कर रहे थे, वहीं से कोशिका की खोज हुई। नेक्स्ट है कि कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया किसने? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया है, प्रयोग किया पुरकिंजे ने। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्ध द्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है? तो वो द्रव मेजोक मॉडल। कोशिका जीव विज्ञान में वह बड़ा दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रक इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका आनुवांशिक सामग्री धारण करते हैं, उसे कहते हैं केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन सही है। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो प्रोकैरियोट्स में अद्वितीय रूप से पाया जाता है तो मीजोसोम। केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें तो वो होता है केंद्रक झिल्ली। एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिगृहित कर अवशोषित कर लेती हैं। तो यह कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा है। सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबीय आकार की होती हैं, तो वो होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये अमीबीय आकार की होती हैं। ल्यूकोप्लास्ट निम्न में तेल और वसा का भंडारण करता है, तो ये इलाइओप्लास्ट जो है इलाइओप्लास्ट में तेल और वसा का भंडारण करता है ल्यूकोप्लास्ट। कैमिलो गाल्जी को 1906 में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? तो सैंटियागो रेमन वाई केजल के साथ मिला था कैमिलो गाल्जी को। नेक्स्ट है जन इवेंगेलिस्टा परकिंजे 1839 में की गई किस खोज के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द के लिए देने के लिए परकिंजो को जाना जाता है। अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है, तो अस्थि भंजक जो है अस्थि मज्जा का प्रकार में नहीं आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है। केशिका फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन के द्वारा किया गया। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पे होता है? तो ये होता है गोल्जी काय में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पशु कोशिकाओं में
जो है कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? तो लाइसोसोम कचरा निपटान का कार्य करता है। पशु कोशिका में कोशिकाओं का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं का खोज किया? तो रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द का प्रतिपादन भी रॉबर्ट हुक ने, कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, तो इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें मोटे तौर पर किन को छोड़ करके सभी प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो ग्रंथिल ऊतक के रूप में छोड़ के हर प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण क्या होता है? पूर्वावस्था कहलाता है। किसको कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है कि कौन सी कोशिकांगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो इसे लाइसोसोम इसीलिए कहते हैं आत्महत्या की थैली, क्योंकि किसी भी पदार्थ खराब पदार्थ कोशिकांगों को पचा लेती है। किसी कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन और श्वान थे। जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है। किसके अनुरूप नहीं है? तो वायरस के अनुरूप नहीं है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या कहलाता है? उसको केंद्र ही कहते हैं। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। कोशिका की बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटक को पचाने का कार्य कौन करता है? तो लाइसोसोम। निम्न कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। ये राइबोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक अंतरप्रद्रव्यी ER मेंबर्स बाउंड ट्यूबुस और शीट्स का बड़ा नेटवर्क है। तो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मेंबर्स बाउंड्स ट्यूब्स और शीट्स का बड़ा नेटवर्क है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। पादपों में कौन सा मध्यपटल जो है प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है? ठीक है, तो ये जो है पादपों में कौन सा मध्यपटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है? और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। तो ये होता है पैक्टीन। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कैरोटीनाइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड है, जो अनेक फूलों और फलों के साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करता है। उसे क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। गाजर का नारंगी रंग किस वजह से? कैरोटीन की वजह से। गैस हरित वनस्पति में कमी होती है क्लोरोफिल की। पर्णहरित में विद्यमान नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है। एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है, कहाँ पे? प्रोटीन संश्लेषण में यूज होता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है, कौन से रंग का? नारंगी। पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट। वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए कौन से शब्द का यूज होता है? बाह्य परत के लिए एपिडर्मिस। पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है, कौन सा? उपकला ऊतक। त्वचा निम्न प्रकार की झिल्ली होती है, तो ये क्यूटेनियस झिल्ली कहलाती है त्वचा। कौन सी रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन से जैसे तंतु से होती है, जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने के एक दूसरे पर सरकती है? तो ये कहते हैं सार्कोमर्स।
किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो वसा ऊतक कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक को छोड़ करके सभी प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जाएगा। किसको? कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर उपकला ऊतक को तो बेलनाकार आकार में छोड़ करके सभी में वर्गीकृत किया जा सकेगा। नेक्स्ट है उपकला ऊतक कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिका के पतले अस्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? वो शल्की जो है कोशिका के बनता है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है। इसका अनम्य आधात्री जो है कोलेजन तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां कहलाती हैं तो नसें कहलाती हैं। पौधों में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा जिम्मेदार होता है। ऊतक पादपों में जल का परिवहन निम्न माध्यम से होता है, जाइलम के द्वारा होता है। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? तो मेरिस्टेमेटिक ये जो है कोशिकाएं पौधों के अंगों को जन्म देती है और बढ़ने में भी मदद करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अविभेदिक कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधों में वह ऊतक होता है जो पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ वृद्धि की संभावना होती है। तो कौन से तरह का ऊतक होता है? तो विभाज्योतक। किस ऊतक में मजबूती और मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं? तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में। वेलामेन यानी पादप ऊतक का कार्य क्या है? तो जल का अवशोषण करना। एक जो है तना जो होता है एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। इस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है। किसकी स्थिति में? तो छाल के उतारने के दौरान। पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्न से होता है जल का वहन होता है। पोषवाही यानी फ्लोएम परिवहन के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। नेक्स्ट और लास्ट है कि उस ऊतक का नाम बताएं जो किसी पौधे के विभिन्न भागों को भोजन पहुंचाता है। तो फ्लोएम है। और किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो वो है रंध्र। ठीक है, तो यहाँ तक आज जो है कोशिका चैप्टर समाप्त होती है। कोशिकाएं और ऊतक